हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्सेस। देखो याद कीजिए आप, हमने न्यूटन सेकंड लॉ में ये पढ़ा है फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। इफ ए इज यूनिफॉर्म देन फोर्स क्या होता है, यूनिफॉर्म फोर्स कांस्टेंट फोर्स। और कांस्टेंट फोर्स को हम इजीली मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ सिचुएशन पे विचार करते हैं। जैसे मान लो कोई प्लेयर, कोई क्रिकेट प्लेयर बॉल को शॉट लगाता है, तो आपने देखा होगा, आप मैच खेलते हैं तो हम क्या करते हैं, काफ़ी कम समय के लिए उस बॉल पे मैक्सिमम फोर्स लगाते हैं। इसी प्रकार से जैसे मान लो यहाँ पर कोई फुटबॉल है, जब हम इस फुटबॉल को किक लगाते हैं देन वी एक्सर्ट मैक्सिमम फोर्स फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम। और सिचुएशन हम लेते हैं, जैसे मान लो हम किसी नेल, आयरन नेल, जैसे लोहे की कील है, लोहे की कील को किसी वुडन ब्लॉक में फिक्स करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हथौड़े से उस कील पे जोर से फोर्स लगाते हैं, मैक्सिमम फोर्स लगाते हैं, राइट। उसी प्रकार से जैसे और सिचुएशन लेते हैं हम, जैसे मान लो आपने कभी देखा होगा कुछ बच्चे हाथ से ईंट को तोड़ देते हैं। जैसे दो ईंट रखा, ऊपर एक ईंट यूं और रखी और जोर से हाथ से यूं मारा, ईंट या कोई चीज़ ऐसी होती है उसको एकदम से तोड़ देते हैं, राइट। तो वहाँ पर क्या किया उन्होंने, मैक्सिमम फोर्स कम से कम टाइम के लिए लगाया। तो इस प्रकार के जो फोर्स होते हैं दीज आर वेरिएबल फोर्स। और ये फोर्स कैसे होते हैं, दीज एक्ट्स फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम, राइट। इनका जो टाइम है क्या होता है, दीज एक्ट्स फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम। एंड इन फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज मैक्सिमम, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम एंड टाइम ड्यूरेशन इज मिनिमम। तो जो इस प्रकार के जो वेरिएबल फोर्स होते हैं, इस प्रकार के वेरिएबल फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, इम्पल्सिव फोर्सेस। सो व्हाट आर इम्पल्सिव फोर्सेस, कौन से हो इम्पल्सिव फोर्स, द फोर्स विच एक्ट्स फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम, द फोर्स विच एक्ट्स फॉर ए वेरी small time, right, and their magnitude is maximum and their magnitude is maximum. Such forces are called impulsive forces। जैसे हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया है, जैसे और एग्जाम्पल, व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, तो क्या होता है, उस बुलेट पे मैक्सिमम फोर्स लगता है कम से कम समय के लिए, तो उस फोर्स का नाम क्या है, इम्पल्सिव फोर्सेस, राइट। तो इस प्रकार के फोर्सेस को मेजर करने के लिए हम कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं, इम्पल्सिव फोर्स। सो वी कैन से दैट व्हाट इज इम्पल्सिव फोर्स, या इम्पल्स क्या हुआ, इट इज टोटल इफेक्ट ऑफ द फोर्स। ये कहते हैं कि इट इज ए मेजर ऑफ टोटल इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑन ए बॉडी। टोटल इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड इम्पल्स, राइट। इसको हम डिफाइन करेंगे डिटेल में कि हाउ वी डिफाइन इट एज टोटल इफेक्ट ऑफ द फोर्स, राइट। अब हम बात करते हैं, देखो इम्पल्स के बारे में बात करेंगे। इम्पल्स क्या होते हैं, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वेक्टर एफ दैट इज फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। और यदि यहाँ से हम डी पी निकालें, that is small change in momentum, it will be equal to f into dt, right। now if we find total change in momentum, तो क्या करना होगा, इसको हमें इंटीग्रेट करना होगा, right। so integrating both side, dp small change in momentum, if we want to find total change in momentum in any time, किसी भी टाइम में, मान लो मैं टोटल टाइम 0 से t में मोमेंटम में चेंज निकालना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, राइट। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी पी विल बी, मान लो हम ये कहते हैं कि सपोज मोमेंटम चेंजेस फ्रॉम p1 टू p2 इन टाइम 0 टू t, सो इंटीग्रेशन ऑफ डी पी विल बी p एंड लिमिट विल बी p1 टू p2। यहाँ हम बात करते हैं, इफ़ वी अज्यूम दैट दिस फोर्स इज कॉन्स्टेंट फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम, और ये कहते हैं कि ये जो वेरिएबल फोर्स है एफ इज
यहाँ पर फोर्स कैसा है, वेरिएबल फोर्स है, राइट। अगर हम ये मान लेते हैं कि इस फोर्स का जो एवरेज है, सपोज एफ एवरेज इज एवरेज फोर्स, और ये कहते हैं कि कांस्टेंट फोर्स, राइट। ये जो फोर्स जो 0 से t टाइम तक लगा हुआ है, इस फोर्स का मैं एवरेज एफ ए बी, एफ का मैंने एवरेज फोर्स ले लिया, तो देन वी नो दैट एवरेज इज कांस्टेंट। तो ये फोर्स क्या हो गया, कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन में क्या रह गया हमारे पास में, डी टी, लिमिट होगी इसकी 0 से t। सो यहाँ लिमिट पुट करोगे, देखो लिमिट पुट करते हैं हम, यहाँ पर क्या होगा, लिमिट है हमारी P1 से P2, राइट, P1 से P2, पहले P की जगह पर लिमिट पुट करेंगे, P2 माइनस में P1 इज इक्वल टू एफ ए बी, दैट इज एवरेज फोर्स, इनटू क्या आएगा, डी टी का इंटीग्रेशन t, लिमिट पुट करोगे t माइनस 0। सो P2 माइनस P1 हमारे पास में बेसिकली क्या आ गया, ये P2 माइनस P1 इज इक्वल टू एफ एवरेज इंटू टाइम। सो दिस P2 माइनस P1 इज चेंज इन मोमेंटम, राइट, दिस इज चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया है, ये चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एवरेज फोर्स इनटू टाइम, एंड दिस प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स इनटू टाइम, या यूं कहते हैं कि ये जो मोमेंटम में चेंज है इसको हम क्या कहते हैं, इम्पल्स। सो व्हाट इज इम्पल्स, इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में जो चेंज आया है इसको हम क्या कहते हैं, इम्पल्स, राइट, इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, और किसके बराबर हुआ है, एवरेज फोर्स, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड टाइम। सो इम्पल्स को यदि मैं आई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, देन इट विल बी इक्वल टू एफ एवरेज इनटू टाइम, राइट, दिस इज द फार्मूला फॉर इम्पल्स। तो हमारे पास में इम्पल्स के लिए फार्मूला, यदि इफ यू रिप्रेजेंट इट एज ए वेक्टर, देन आई वेक्टर, आई का मतलब यहाँ पर इम्पल्स है, इम्पल्स इज इक्वल टू एफ एवरेज इनटू टाइम। इट मीन्स इम्पल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, टाइम इज स्केलर, फोर्स इज वेक्टर, सो इम्पल्स क्या होगा, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, राइट। अब यदि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, डायरेक्शन कौन सी होगी, जो फोर्स की डायरेक्शन होती है, वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन कौन सी होगी इसकी, जो फोर्स की होती है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इम्पल्स हैव सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ फोर्स, राइट। यदि हम इम्पल्स के लिए डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे या इसकी यूनिट्स की बात करेंगे, तो इम्पल्स बेसिकली किसके बराबर है, चेंज इन मोमेंटम, वी नो दैट इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। सो वी कैन से दैट इम्पल्स के लिए यूनिट्स या फिर डायमेंशनल फार्मूला, यूनिट्स एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इम्पल्स क्या होगा, जो मोमेंटम का होता है, राइट, जो मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला है वो ही किसका होगा, इम्पल्स का होगा, राइट। और मोमेंटम के लिए डायमेंशनल फार्मूला आप याद कीजिए, मोमेंटम क्या होता है, एम वी, राइट, एम मास, मास के लिए एम, वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस वन, दिस विल बी द डायमेंशनल फार्मूला। और यूनिट्स की बात करोगे तो यूनिट्स, ऐसा यूनिट की हम बात करें तो क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, मतलब इट हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला एंड सेम यूनिट्स एज दैट ऑफ इम्पल्स। सो बेसिकली इम्पल्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम इन ए गिवन टाइम इंटरवल। एंड मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको, इम्पल्स इज प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड टाइम for which this force acts. And what are impulsive forces? Those forces which acts for a very small time but their magnitude is very large. इस प्रकार के फोर्स को हम क्या कहते हैं, impulsive forces. Now if you plot a graph between average force and time, right, average force का मतलब क्या होगा, constant, मान लो कोई constant force t टाइम के लिए एक्ट करता है, then graph between average force and time t will be this. Now if you find the area under this graph,
तो एरिया क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। देखो दिस इज a rectangle and area of rectangle is length into breadth. Now if we find area of this graph, तो ये किसके बराबर होगा, f average into time। इस यहाँ पर हमने ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स ले रखा है, कौन सा, f average। सो प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड दिस टाइम इज इक्वल टू एरिया। बट वी नो दैट एवरेज फोर्स इनटू टाइम को हम क्या कहते हैं, इम्पल्स। इम्पल्स इज प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड टाइम फॉर विच दिस फोर्स एक्ट। सो हमने क्या कैलकुलेट कर दिया यहाँ पर, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स इम्पल्स। इस ग्राफ के अंडर जो एरिया होगा वो हमें क्या बताएगा, इम्पल्स, राइट। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स इम्पल्स, राइट। जैसे मान लो ये तो कांस्टेंट फोर्स है, इफ़ वी टेक एनी वेरिएबल फोर्स, जैसे हमारे पास में कोई वेरिएबल फोर्स हो, तो उस केस में हम इम्पल्स कैसे मेजर करेंगे। सपोज दिस इज फोर्स, इधर हम ले लेते हैं फोर्स और इधर क्या है, टाइम। इफ फोर्स इज वेरिएबल, राइट, एंड सपोज द ग्राफ फॉर फोर्स इज लाइक दिस, दिस इज वेरिएबल फोर्स। देखो क्लियर है, यहाँ से फोर्स, यहाँ से क्या है, यहाँ पर फॉर दिस टाइम इज फॉर दिस टाइम फोर्स इज मिनिमम, यहाँ पर फोर्स क्या हो गया, मैक्सिमम, फिर कम हो गया, यहाँ क्या होगा, फिर से मिनिमम। सो ये जो इस प्रकार के जो फोर्स लगे हुए हैं, वहाँ पर हम इम्पल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास में एक मेथड आ गया है कि इम्पल्स निकालने का तरीका क्या है, ये जो हमारा ग्राफ है इसके अंडर जो एरिया होगा, एरिया ऑफ दिस फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स इम्पल्स, इसका जो एरिया होगा, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, राइट, फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया में क्या बताएगा, इम्पल्स। सो दिस इज द मेथड फॉर फाइंडिंग इम्पल्स। या यूँ कहते हैं कि वी हैव एवरेज फोर्स, तो इस प्रकार से हम मेजर कर सकते हैं इम्पल्स को। नाउ अब हम इस ग्राफ पे आते हैं। इस ग्राफ से हमारे पास में दो चीज़ें, फोर्स F1 एक्ट्स फॉर ए स्मॉल टाइम T1, राइट। सो इम्पल्स क्या हुआ, F1 इंटू T1। अब उतनी ही इम्पल्स हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, इफ़ वी अप्लाई ए स्मॉल फोर्स बट फॉर ए लार्ज टाइम। देखो यहाँ फोर्स ज़्यादा है, टाइम कम है। अगला ये वाला जो ग्राफ है इसमें फोर्स कम है, टाइम बढ़ा दिया। मतलब वी कैन राइट इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर इम्पल्स क्या होगी, इन दोनों केस में जो इम्पल्स होगी दैट विल बी इक्वल टू F1 इंटू T1 इज इक्वल टू F2 इंटू T2। बट इट इज़ क्लियर दैट कि सेम इम्पल्स, दोनों केस में हमने सेम इम्पल्स प्रोड्यूस कर रखी है, एंड सेम इम्पल्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अप्लाइंग ए लार्ज फोर्स फॉर स्मॉल टाइम और बाय स्मॉल फोर्स फॉर ए लार्ज टाइम। यदि फोर्स ज़्यादा है, टाइम कम कर दो, फोर्स कम है, टाइम को बढ़ा दो। इसका मतलब अभी यदि हमें सेम इम्पल्स प्रोड्यूस करनी है कम फोर्स के लिए, तो टाइम उतना ही इंक्रीज कर देंगे, राइट। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इम्पल्स। अब हम बात करते हैं डेली लाइफ में व्हाट आर द यूजेस या एप्लीकेशंस ऑफ दिस कंसेप्ट ऑफ इम्पल्स। डेली लाइफ में हमारे पास में ये जो कंसेप्ट है इम्पल्स का, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं और बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, आपका एक्सपीरियंस होगा, जब हम कैच लेते हैं तो क्या करते हैं, हमारे हाथ को पीछे खींचते हैं, राइट। तो पहला इसकी एप्लीकेशन क्या है, ए क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड वाइल टेकिंग ए कैच। समझ गए होगे कि कोई क्रिकेट प्लेयर जब कैच पकड़ता है तो अपने हाथों को पीछे लेके आता है। तो बेसिकली क्या करता है वो कि ये जो जब हम बॉल को पकड़ेंगे तो क्या होगा, बॉल के मोमेंटम में चेंज आएगा। उस मोमेंटम में चेंज को जो आ रहा है, ये कहते हैं कि जो हमारा जो इम्पैक्ट है, राइट, उस इम्पैक्ट का जो टाइम बढ़ाना है हमें, राइट। या मोमेंटम में जो चेंज आएगा उसको ज़्यादा टाइम में लाना है। तो बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं, टाइम को बढ़ाना चाहेंगे, राइट। सो यहाँ से हम ये कहते हैं कि टाइम इज इक्वल टू P2 माइनस P1 अपॉन एवरेज फोर्स। ये टाइम जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ही कम लगेगा। इसका मतलब जब हम हाथ बॉल को कैच करते हैं तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, उस बॉल को पकड़ने में टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं ताकि हमारे हाथों पे जो फोर्स लगे उस बॉल के कारण से वो क्या हो,
कम से कम लगे, या यूँ कहते हैं कि बॉल के मोमेंटम में जो चेंज आए वो ज़्यादा समय में आए। जितना ज़्यादा समय में मोमेंटम में चेंज आएगा उतना ही कम फोर्स लगेगा और उतनी ही हमें हाथों में कम इंजरी, कम चोट लगती है। इसलिए क्रिकेट प्लेयर क्या करता है, अपने हाथों को नीचे की तरफ, पीछे की तरफ खींचता है। सेकंड जो एप्लीकेशन है वो आती है हमारे पास में, व्हीकल्स लाइक स्कूटर, कार, ट्रक आर प्रोवाइडेड विद सोकर्स, राइट। अब जैसे हम सोकर का नाम ले रहे हैं, आपने देखा होगा बच्चे जिद करते हैं सोकर वाली साइकिल लाने के लिए। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दीज सोकर्स, क्या करते हैं, जब हम किसी अनइवन मतलब उबड़ खाबड़ रोड पे चलते हैं तो क्या होता है, उसमें बार बार जर्क्स लगते हैं, झटके लगते हैं। तो वहाँ पर ये सोकर क्या करते हैं, दे इंक्रीज द टाइम ऑफ इम्पैक्ट। टाइम ऑफ इम्पैक्ट को इंक्रीज करने में दी सोकर्स आर वेरी हेल्पफुल। और जितना टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ेगा उतना ही फोर्स क्या होगा, कम होगा, राइट। इसी प्रकार से हमारे पास में नेक्स्ट एप्लीकेशन है, बोगीज ऑफ ट्रेन्स आर प्रोवाइडेड विद बफर्स। बोगीज ऑफ ट्रेन का मतलब क्या, ट्रेन के जो कंपार्टमेंट होते हैं जब उनकी संटिंग करते हैं तो उनके बीच में एक सॉल्यूशन लगाते हैं जिसको हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। एक प्रकार का कंप्रेसिबल लिक्विड होता है। जब ट्रेन्स की संटिंग होती है तो क्या उनके बीच में जो जर्क्स लगता है, तो ये जो कंप्रेसिबल लिक्विड है, जो बफर सॉल्यूशन है, ये क्या करता है, इट इंक्रीज द टाइम ऑफ इम्पैक्ट, राइट। सो टाइम ऑफ इम्पैक्ट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एक कंपार्टमेंट, एक बोगी अगली बोगी पे जो फोर्स लगाएगी दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल। इसलिए क्या होता है, बोगीज ऑफ ट्रेन आर प्रोवाइडेड विद बफर्स। देखो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट एप्लीकेशन लेते हैं इम्पल्स की, चाइना वेयर एंड ग्लास वेयर्स। चीनी मिट्टी के बर्तन आपने देखे होंगे हमारे घर में, जो चाय पीने वाले जो कप होते हैं, गिलास होते हैं, प्लेट होती हैं। इसी प्रकार से ग्लास वेयर, ग्लास के जो बर्तन होते हैं, इनको जब हम लेके आते हैं या आपने कभी किसी बेचने वाले को देखा हो तो वो क्या करता है, इन बर्तनों को या तो कागज़ में लपेट के रखता है, राइट, या फिर इनके बीच में घास फूस, स्ट्रॉ जो पीस होते हैं वो लगाए रखता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, जब ये कोई मान लो कोई बेचने वाला या कोई आदमी इनको लेके आता है तो बाय द वे यदि एक दूसरे पे गिरते हैं तो क्या होता है, ये मटेरियल जो पेपर की बात करें या जो स्ट्रॉ पीस है, ये क्या करते हैं, टाइम ऑफ इम्पैक्ट को इंक्रीज करते हैं। तो इससे क्या होगा, ये बर्तन एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे दैट विल बी वेरी स्मॉल, ताकि इनके टूटने का डर कम हो जाए। इसलिए इनको हम क्या करते हैं, कागज़ में या स्ट्रॉ पीसेस में लपेट के रखते हैं। देखो इसके अलावा यदि आप और भी एग्जाम्पल देखते हो कि मान लो एक तो आदमी किसी गद्दे पे छलांग लगाए, एक कोई आदमी किसी पक्के फर्श पे छलांग लगाए, तो कौन से केस में ज़्यादा इंजरी होगी, कौन से केस में ज़्यादा चोट लगेगी। जैसे ही आदमी पक्के फर्श पे छलांग लगाएगा, पक्के फर्श पे गिरेगा, उसके मोमेंटम में चेंज जो आएगा दैट विल बी वेरी फास्ट, राइट। इसके अलावा किसी गद्दे पे छलांग लगाता है, किसी मान लो इस प्रकार की फ्लेक्सिबल चीज़ पे छलांग लगाएगा, जंप लगाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, मोमेंटम में चेंज काफ़ी ये कह दें कि काफ़ी ज़्यादा समय में आएगा। जैसे आपने सर्कस वगैरह में देखा होगा कि जो फ्लेक्सिबल रस्सियाँ होती हैं, वहाँ पर रस्सियों पे छलांग लगा के वो एक रस्सी से दूसरी रस्सी पे चले जाते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, राइट। इसी प्रकार से हम और देखते हैं कि डेली लाइफ में मान लो कि नहीं भी दो व्हीकल हैं, दो साधन का एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक दूसरे ने काफ़ी अधिक फोर्स लगाया काफ़ी कम टाइम के लिए, राइट। सो ये कहते हैं कि उनके मोमेंटम में जो चेंज आया दैट इज़ फॉर वेरी स्मॉल टाइम, सो दे एक्सर्ट ए लार्ज फोर्स ऑन ईच अदर। सो ये था हमारे पास में कंसेप्ट इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्सेस। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।